Assalamu alaikum. This is Sir Mohammad Hamza here from accounting. So today we are going to do November 2022 paper 1 variant 1 for AS level accounting MCQs. For which item does the cash book act as a book of prime entry? अब आप में से जिन्होंने ओ लेवल या जीसीएसई अकाउंट्स पढ़ी हुई है तो उनको तो उसमें एज मिल जाता है कि उन्हें पता होता है कि कैश बुक कैसे प्रिपेयर होती है, तो वो उसके हिसाब से चॉइसेस चूज कर लेंगे द ट्रांजेक्शन्स विच विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. अब जो एएस लेवल के स्टूडेंट्स है, अब अगर उन्हें बेसिक्स में करवाई गई थी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री जो कि सच पी टू में टेस्ट तो नहीं होती, लेकिन एज बेसिक्स स्टिल पार्ट ऑफ सिलेबस, और अगर नहीं पढ़ाया गया तो ऑब्वियसली थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है. अब मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करता हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को जो एएस के उनको मैं ओ लेवल आईजीसीएसई को बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री टीच भी करता हूँ, और उसी को कुछ क्वेश्चन भी करवा देता हूँ ताकि उन्हें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्लियर आइडिया हो जाए. ऑब्वियसली उन्हें ताकि इस तरह के बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो. पेमेंट टू सप्लायर, अब कैश बुक पे जब वो कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन आती है, अभी आप लोग सिंपली इस तरह समझ लें. पेमेंट टू सप्लायर ऑब्वियसली कैश बुक में आएगा तो जगह सी और डी तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि उसमें वन नहीं है. परचेज ऑफ अ नॉन करंट एसेट ऑन क्रेडिट नो, इस तरह ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचा ही सिर्फ बी. जब कस्टमर से रिसीव करो तो सप्लायर को पे करे वो कैश बुक में आएगा, तो आंसर बी होगा. विच स्टेटमेंट्स अबाउट द आरपीएम reducing balance of method of depreciation are correct? The annual percentage depreciation changes every year. तो जिसमें वन है उसको स्ट्रेट अवे कट कर दे, क्योंकि अभी आप पॉइंट टू पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि पॉइंट वन गलत क्यों है. द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज रिमेन्स द सेम ईच ईयर, ये बात भी गलत है, तो आप सी को भी एलिमिनेट कर दें. अब वन और टू गलत क्यों है, ये थ्री और फोर पढ़ के आप लोग को अंदाजा हो जाएगा. द एनुअल परसेंटेज डेप्रिसिएशन रेट रिमेन्स द सेम ईयर. तो इस पर कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जो डेप्रिसिएशन का सेम रेट है वही यूज होता है हर साल, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज हर साल चेंज होता रहता है. अब फोर इसलिए होगा क्योंकि देखिए हर साल नेटबुक वैल्यू डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि हर साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता रहेगा. तो उसके ऐसे नेटबुक वैल्यू हर साल डिक्रीज होती रहेगी, हर साल नेटबुक वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज डिक्रीज होता रहेगा. तो इसका आंसर डी होगा. 3 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आरपीएम. On 1 April 2021, a business purchased a machine for 120,000 with an estimated residual value of 12,000. On 1 July 2022, the machine was sold for 100,000. Machinery is depreciated at the rate of 20% per annum using the SLM. Depreciation is calculated for each month of ownership. So it means यहाँ मंथली बेसिस पे हमारी मशीन डेप्रिशिएट होगी. तो इसमें जब तक हमने नॉन करंट एसेट को यूज़ किया हर मंथ का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. विच एंट्री शुड बी मेड इन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अकाउंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ द मशीन. तो हमें इसमें गेन एंड लॉस एंड डिस्पोजल नहीं निकालना है, हमें सिंपली जो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो निकालनी है, क्योंकि वो फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एडजस्ट होती है. अब इसमें देखिए इसकी यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ तो नहीं दी हुई, वरना हम फॉर्मूला यूज कर लेते. अब उसने मेथड डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है और उसने रेसिडुअल वैल्यू भी दी हुई है. तो देखिए रिड्यूसिंग बैलेंस में तो हम एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अब स्ट्रेट लाइन में अगर परसेंटेज भी दी हुई है और रेसिडुअल वैल्यू भी दी हुई है तो हमें करना ही है. तो इसकी कॉस्ट है 120,000, वैसे रेसिडुअल वैल्यू माइनस करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 20%. बाय द वे इसे हम डेप्रिशिएबल अमाउंट भी कहते हैं. फिर इस पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना होता है. तो दिस विल बी 108,000, तो सिंपली 108,000 का अगर हम 20% निकाल ले तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा.
लेकिन अब मसला क्या है कि ये हमारा पर एनम डेप्रिसिएशन चार्ज है, और हमें इसमें अकाउंटिंग ईयर तो नहीं इसमें बताया हुआ, लेकिन मंथली बेसिस है। तो हम इसमें सिंपली मंथ्स काउंट करके भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करवाना है। तो देखिए 1 अप्रैल 2021 में लिया है, तो अप्रैल 21 से लेके मार्च 2022 तक आपका 1 ईयर हो जाएगा। उसके बाद फ्रॉम अप्रैल 2022 टिल जून 2022, क्योंकि देखो जुलाई को तो डिस्पोज ऑफ हो रहा है, और 1 जुलाई को डिस्पोज ऑफ हो रहा है, तो जुलाई का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। अप्रैल मई जून, दीज आर 3 मंथ। तो 1 साल और 3 महीने को अगर हम ऐड करें तो इसका मतलब हमने 15 मंथ्स यूज़ किया इसको। तो इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15 मंथ्स की होगी। तो इसका एक इजी आउट है, हमारे पास पूरे 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। 21,600 को तो 3/12 कर दें, तो हमारा 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, विच विल बी 5,400। दिस इज डेप चार्ज फॉर 3 मंथ्स। और अब हम अगर हमें इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो देखिए 1 साल का जो पिछले 21,600 होगा, और 3 महीने का 5,400 ऐड कर दें, तो दिस विल बी 27,000। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब डेप्रिसिएशन रिमूव कर रहे होते हैं तो उसमें एक डिस्पोज्ड ऑफ एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो रही होती है। तो इसका आंसर डी होगा, और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होती है। 2 परचेजेस अ न्यू मशीन, he depreciates at a rate of 40% per annum using the RBM. After 2 years his net book value was 3,600. What was the purchase price of the machine? तो आजकल ये रिवर्स के एमसीक्यूज बहुत आ रहे हैं। 2 साल बाद या 3 साल बाद की नेट बुक वैल्यू देके कहता है कि आप उसकी ओरिजिनल कॉस्ट निकालें। तो उसमें दो काम किए जा सकते हैं, या तो अगर आप मैथ्स में अच्छे तो इक्वेशंस, या एक हद तक मैथ्स कर सकते हो तो उसमें इक्वेशन बना के आप काम चला सकते हैं अपना। एक इजी अबाउट ये भी है कि फिर आपको हर ऑप्शन को टेस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें से आपको ये कॉस्ट चूज करें, उस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करके देखें, अगर उसके बाद नेटबुक वैल्यू 3,600 आती है तो वो स्पेसिफिक आंसर आपकी कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन उस पर फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो पहले मैं इक्वेशन से ही बताता हूँ कैसे करना है इसको। कॉस्ट को हम एक्स एज्यूम करेंगे, तो डेप चार्ज हम पहले ईयर 1 का निकालेंगे इसमें। तो देखिए पहले आपको कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू की इक्वेशन नहीं बनानी, रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए बता रहा हूँ। स्ट्रेट लाइन में तो आप डायरेक्ट इक्वेशन बना के शुरू हो जाए, कोई मसला नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट करो तो बैकवर्ड सेल के कॉस्ट निकालनी है। रिड्यूसिंग बैलेंस में अगर आप थोड़ा अपने लिए ईजी रखना है, तो पहले आप फोकस करें 2 साल के डेप्रिसिएशन चार्जेस पे। तो अगर हमने कॉस्ट को एक्स एज्यूम किया तो एक्स को हम करा देंगे 40% से या 0.4 से, तो ये 0.4x हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो ईयर 2 का भी डेप्रिसिएशन चार्ज 0.4x ही हो जाता, और x-0.4x प्लस 0.4x कर देते नेटबुक वैल्यू के इक्वल रख के इक्वेशन बना देते। लेकिन हम रिड्यूसिंग बैलेंस में बस लगे कि अब इसमें हम ये भी काम भी करेंगे कि एनबीवीपी निकालेंगे ईयर 1 की। तो कॉस्ट माइनस 1 साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0.6x नेटबुक वैल्यू हो जाएगी अब ईयर 2 में। अब ये जो 0.6x है, ये जो नेटबुक वैल्यू है इस पे 40% चार्ज होगा। तो 0.6 इंटू 0.4 कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया जा सकता है, दिस विल बी 0.24। अब हमने देखे 2 सालों के डेप्रिसिएशन चार्जेस निकाल लिए, तो अब हमारे लिए ज़रा इसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली इक्वेशन बनाना ईजी हो जाएगा। तो x माइनस
0.4x प्लस 0.24x इज इक्वल टू 3600। तो जिस वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होता वो ऑब्वियसली 1 होता है, तो 1 - 0.4 और 0.24 कर देंगे, तो 1 - 0.4 माइनस 0.24, तो दैट विल बी 0. ओवरऑल 0.36x आएगा आंसर, इज इक्वल टू 3600। x विल बी 3600 डिवाइडेड बाई 0.36। तो हमारी कॉस्ट 10,000 आ रही है। अब अगर इक्वेशंस के साथ आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो अब क्योंकि इसमें हमारा कॉस्ट 10,000 आंसर आए, तो हम इसको ही, इस पे ही वो मेथड टू ट्राई करते हैं। तो देखिए 10,000 पे आप ईयर 1 का डेप्रिसिएशन निकालें, तो दिस विल बी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, तो ये देखिए 4,000 हो जाएगा। तो ईयर 1 के बाद नेटबुक वैल्यू 6,000 हो जाएगी। अब ईयर 2 के लिए इस 6,000 पे 40% लगेगा, 40%, सॉरी। तो दिस विल बी 2,400। तो आप देखिएगा 6,000 माइनस 2,400 करें तो 3,600 आंसर आ जाएगा। तो इसमें लेकिन आपको ट्राई करना होगा। अब सपोज करें 10,000 से नहीं आता, 3,600 नहीं आता आफ्टर 2 ईयर्स, तो आपको दूसरा हर एमसीक्यू और चॉइस को ट्राई करना होगा। जिस चॉइस पे आप डेप्रिसिएशन 2 साल का चार्ज कर रहे हैं उससे पहले 3,600 है, तो उसको आप आंसर चूज कर लेंगे। तो अगर इक्वेजन से नहीं होता तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन दैट विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग। इक्वेजन अगर आपको करना आती है तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है। व्हाट विच आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, सिर्फ बताना है कौन सी ट्रांजेक्शन आएगी नहीं। अमाउंट्स ओड बाय क्रेडिट कस्टमर एट द एंड ऑफ द प्रीवियस मंथ, बिल्कुल ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, ये तो आता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आता, तो जिस जिसमें टू है उसको एलिमिनेट कर दें। तो आपको इतना ना भी आता हो, आपकी गलत चॉइस को आपने एलिमिनेट कर दिया, 3 चॉइसेस कट हो गई, सिर्फ एक बच गया। टोटल ऑफ इनवॉइसेस सेंड आउट टू क्रेडिट कस्टमर। तो इनवॉइसेस देखिए क्रेडिट सेल्स के लिए इशू होती है, कस्टमर को अगर इनवॉइस दे रहे हो सो दैट विल बी फॉर क्रेडिट सेल्स। और टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न जनरल विल ऑब्वियसली इंडिकेट सेल्स रिटर्न। तो ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट सेल्स और सेल्स रिटर्न आंसर सही होगा। विच एरर वुड अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस? A payment for rent had been debited in the bank account and it had been entered correctly in the rent account. तो ये वन साइडेड रिवर्सल एरर है, और इससे ट्रायल बैलेंस में बैलेंस होने में इशू आएगा। और देखिए इसको आइडेंटिफाई करने तरीके, इस पे सिर्फ एक अकाउंट में एरर है। देखिए हमने बैंक में तो उसकी हमने रेंट अकाउंट में से एंट्री की, लेकिन हमने बैंक में उसको डेबिट कर दिया, जबकि एक्सपेंस जब हम पे करते तो बैंक में क्रेडिट होना चाहिए था। तो ये आपको एक ही करेक्ट एंट्री लिख के भी दिखा देता हूँ। अब बैंक है क्या आपका? आपका बैंक डबल से क्रेडिट होगा। अब इसमें से बैंक अकाउंट में गलती है तो दूसरी एंट्री सस्पेंस की होगी। तो कुछ ना भी करे तो हमें पता चल रहा है कि इसका आंसर ए है। लेकिन हम ऑब्वियसली अगर कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करने तो हम अपनी बाकी चॉइसेस को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अ परचेज इनवॉइस फॉर टेंडर द परचेज जनरल एस 295। तो ये ओरिजिनल एंट्री एरर है, क्योंकि देखिए परचेज जनरल में गलत ले लिया, उसके बेसिस में एक तो अकाउंट्स पेबल में अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे और परचेजेस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो दोनों अकाउंट्स में सेम अमाउंट जाएगी तो ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस हो जाएगा। अ सेल्स इनवॉइस फर्स्ट लॉस बिफोर इट कुड बी एंटर इन सेल जर्नल, तो एरर ऑफ ओमिशन है। तो एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ दीज आर द एरर्स व्हिच डू नॉट अफेक्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। अच्छा,
सेल्स रिटर्न वाज डेबिटेड इन द कस्टमर्स अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू द परचेज रिटर्न अकाउंट। में अगर सेल्स रिटर्न को, अब सेल्स रिटर्न की करेक्टिंग एंट्री ये होती है कि इसमें सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होता है। तो उसने कस्टमर अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए था तो उसने डेबिट कर दिया। तो एक तो ये कि डेबिट साइड ओवर स्टेट होगी। अब परचेज रिटर्न में भी इसको नेसेसरीली क्रेडिट कर दिया तो अब क्रेडिट साइड भी ओवर स्टेट होगी। तो तो दिस इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। कई दो एरर्स है जो दो अकाउंट्स में एरर्स है जो एक दूसरे को कॉम्पेंसेट करेंगे। तो स्टिल ट्रायल बैलेंस बैलेंस होएगा क्योंकि दोनों साइड ही 500 से ओवर स्टेटेड है। अब सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री करके दिखाऊंगा। फिर बात को पूछ लेता है विच एरर इज अ कॉम्पेंसेटिंग एरर, या इस एरर की करेक्टिंग एंट्री क्या होगी। एक ही स्पेसिफिक एरर वो एमसीक्यू में देता है, उसी की करेक्टिंग एंट्री पूछता है। तो अब देखिए सबसे पहली बात है परचेज रिटर्न डेबिट होगा क्योंकि उसमें हमने अननेसेसरीली क्रेडिट कर दिया। और सेल्स रिटर्न को अगर अकाउंट रिसीवेबल में डेबिट किया था तो उसका सेल्स रिटर्न में उसको डेबिट नहीं किया गया था, तो अब सेल्स रिटर्न को अब हम जाके डेबिट करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल को हमने अननेसेसरीली उसको इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग उसको क्रेडिट करने के बजाय डेबिट किया था, तो अब अकाउंट रिसीवेबल 1000 से क्रेडिट होगा। तो उसमें देखिए सस्पेंस अकाउंट की कोई नीड नहीं है। तो कंपेंसेटिंग एरर इसलिए इज द वन विच एरर विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर ए होगा। The balance on a purchase ledger control account at 1 March was 71,300. During the month ended 31st March, the following transactions took place: payment to trade payable, credit purchases, purchase return, contra with sales ledger. What was the trade payable balance on 31st March? तो एक रफ ट्रेड पेबल अकाउंट बना ले और आपका सीन ऑन है। 71,300, परचेजेस 149,000 है, परचेज रिटर्न डेबिट साइड में आता है और कॉन्ट्रा भी डेबिट साइड में आता है। और पे पेमेंट टू सप्लायर 133,200 वो भी यहाँ डेबिट साइड में आती है। तो हम इसका इजीली क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इसने पूछा भी है। तो हो जाएगा 71,300 प्लस 149,000, इसमें से माइनस 3,000 माइनस 1,600 माइनस 1,332। तो ये हो जाएगा बैलेंस सी डी 82,500। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विच स्टेटमेंट अबाउट एक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स आर करेक्ट? एक्रूड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज अ करंट एसेट, ये बिल्कुल सही है। तो जिसमें वन नहीं इसको कट कर दे। एक्रूड इनकम की बात कर रहा है। एक्रूड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ द इज अ करंट लायबिलिटी, रॉन्ग। लेकिन हम कट कर चुके हैं टू वाले ऑप्शन। प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड रिकॉर्डेड। तो एक्सपेंस का प्रीपेड करंट एसेट होता है और इनकम का या रेवेन्यू का एक्रूड एसेट होता है। तो थ्री भी सही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस और करंट लायबिलिटी नो। तो इस बेसिस में बी ए कट हो गया, तो बचा ही हमारा सिर्फ ए। A business has a bank overdraft of 4,800. It pays for material invoice 3,000 less a trade discount and a settlement discount. इट मीन्स वो टाइमली पेमेंट करे जब भी उसे ट्रेड डिस्काउंट के अलावा उसी टाइम में उसे सेटलमेंट डिस्काउंट भी मिल रहा है। अब चेक ऑफ 500 इज रिसीव फ्रॉम, और हो सकता है इसने ये परचेजेस पहले किए हो, जैसे क्रेडिट पे इनवॉइस है, इट मीन्स हाँ उसने पहले परचेज किया होगा तो उस वक्त से ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा। अब उसके बाद जो नेट वैल्यू है उस पर कैश डिस्काउंट अप्लाई होता है। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। व्हाट इज द बैंक बैलेंस आफ्टर दीज ट्रांजेक्शन्स। तो जो उसमें मेन वर्किंग है बस 3,000 की है, तो पहले हम करेंगे 3,000 में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस। तो 3,000 का अगर आप 20% निकाले तो दैट विल बी 600। 3,000 में से हम 600 काटे तो 2,400 बचेगा। अब 2,400 पे हम 5% अप्लाई करेंगे।
तो 2400 का 5% निकाले, सो दैट विल बी 120। 120 मैंने निकाला 2400 का 5%। तो 2400 माइनस 120 करें तो हम 2280 पे करेंगे इसको। अभी एमसीक्यू बहुत इजी है, -4800 से स्टार्ट होगा। अकाउंट्स पे बेहतर है ब्रैकेट यूज़ करना चाहिए। 2280 पे करेंगे उसको, और 500 हमने कस्टमर से रिसीव। तब जो नेट वैल्यू है वो हमारा आंसर हो जाएगा, -4800 माइनस 2280 प्लस 500। तो अभी भी आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो ऑब्वियसली 6580 ओवरड्राफ्ट होगा। आवर क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड लॉस फॉर द ईयर ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ सोल ट्रेडर। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री देखे, फाइनेंशियल एसेट होता है और इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होने का मतलब है डिडक्टेड। तो कॉस्ट ऑफ सेल में जब माइनस करे होते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, उसका मतलब ही यही है कि हम उसमें से क्रेडिट कर रहे हैं इसको। अब लॉस फॉर द ईयर अगर आप देखें तो उस पर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि एक्चुअली हम इक्विटी सेक्शन अब ज़्यादा इस भी बना रहे होते हैं। जो पुराने ज़माने में ये कैपिटल अकाउंट का टी अकाउंट बनाना होता था इंस्टेड ऑफ इक्विटी सेक्शन, तो उनको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होता था। अब देखिए लॉस जो है वो कह रहे हैं क्रेडिटेड इनकम स्टेटमेंट डेबिटिंग कैपिटल अकाउंट, तो लॉस के लिए सॉर्ट ऑफ ट्रांसफर एंट्री पूछ रहा है। ओरिजिनली लॉस डेबिट होता है इनकम स्टेटमेंट पर, उसके बाद उसकी ट्रांसफर एंट्री बनती है। अब क्योंकि देखिए कैपिटल अकाउंट में तो हम उसे क्रेडिट नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल में से हम माइनस कर रहे होते, तो इट मीन्स वो कैपिटल में डेबिट होगा। तो कैपिटल में अगर हमें उसको डेबिट करना है तो हमें उसको इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, तो वो ट्रांसफर हो जाता है। जिस तरह हम एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज के टी अकाउंट में ट्रांसफर्स टू इनकम स्टेटमेंट कर रहे होते हैं, सिमिलर है उसी चीज़। तो इसीलिए इसका आंसर ए होगा। डी भी देखिए क्लोज चॉइस है। मैं इन्वेंट्री के बारे में तो सही कह रहा है, लेकिन लॉस के बारे में सही नहीं कह रहा। लॉस क्रेडिटिंग कैपिटल अकाउंट करने का मतलब है कि लॉस विल बी एडेड, विच इज़ टोटली रॉन्ग। ऐड नहीं होता, इनफैक्ट लॉस माइनस होता है, कैपिटल में से इक्विटी को डिक्रीज करता है। तो वो तभी पॉसिबल है जब लॉस डेबिट हो कैपिटल में। A trader has the following closing trade receivables, year 1, 2, 3. He usually provides provision for profit at the rate of 5%. At the end of year 2, he forgot to adjust the provision. What was the effect on profit in year 3 of forgetting to adjust the provision in year 2? अब ईयर 2 में प्रोविजन कैलकुलेट ही करना भूल गया, तो एडजस्ट भी नहीं की होगी उसने। तो पहले हम नॉर्मली काम करते हैं कि हम तीनों सालों का प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं और इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन भी कैलकुलेट करते हैं। तो इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, वरना सही आंसर नहीं आएगा। अब ईयर 1 में जब फर्स्ट टाइम प्रोविजन चार्ज कराते हो तो देखिए हम जो 3200 इसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। सो दिस विल बी अ बैलेंस शीट एज वेल एज एन इंक्रीज इन प्रोविजन, जो कि हमारा एक्सपेंस होता है। अब उसके बाद ईयर 2 में हम 80,000 का 5% निकालेंगे। तो दिस विल बी 4000। अब देखिए आपका पिछले साल का प्रोविजन जो है वो 3200 है और इस साल का 4000 है।
तो इंक्रीज इन प्रोविजन है 800 का ईयर 2 में। इसके बाद ईयर 3 में ने 90,000 पे 5% लगाया होगा, विच विल बी 4500। और अब इसका इंक्रीज निकालना है तो सिंपली ये करंट ईयर को ईयर 3 को 4500 है, 4000 पिछले साल का था जो ओपनिंग बैलेंस होगा इस साल का, तो इसका अब सिर्फ इंक्रीज 500 का है। तो अगर हम करेक्टली अकाउंटिंग करते सारी तो ईयर 3 में 500 का इंक्रीज इन प्रोविजन होना चाहिए। अब वो कह रहा है कि ईयर 2 में तो प्रोविजन एडजस्ट नहीं किया था, तो उसका ना ईयर 2 में ना उसने प्रोविजन निकाला ना उसने इंक्रीज डिक्रीज निकाला होगा। अब हमें ये असेस करना होगा कि ईयर 3 में उसने भंड क्या मारा होगा। अब ईयर 3 का देखे प्रोविजन का जो बैलेंस सीटी है वो तो यही रहेगा। अब उसने अगर ईयर 2 का जो जो 4000 है वो नहीं कैलकुलेट किया था, तो इट मीन्स उसने जो ईयर 3 का प्रोविजन है उसको कंपेयर कर दिया होगा ईयर 1 वाले 3200 से, टू कैलकुलेट द इंक्रीज इन प्रोविजन। 3200 तो मैंने लिख भी दिया कि ईयर 3 का ये एरर वाला है, तो 1300 का ने इंक्रीज इन पीएफडी निकाला होगा, जो कि ऑब्वियसली रॉन्ग वाला है। तो हमारा इंक्रीज इन प्रोविजन 500 होना चाहिए था, लेकिन हमने जो अकाउंटेंट ने एरर किया उसकी वजह से इंक्रीज इन प्रोविजन अंडर स्टेट हो गया, तो इट मीन्स हमारा एक्सपेंस ओवर स्टेट हुआ है। तो एक्सपेंस जब ओवर स्टेट होगा तो देखिए हमारा प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो उसने अफेक्ट ऑन प्रोविजन नहीं पूछा, उसने अफेक्ट ऑन प्रॉफिट पूछा है। तो अब अगर मैं 1300 माइनस 500 करूँ तो मुझे पता चल जाएगा मेरा एक्सपेंस कितने से ओवर स्टेटेड है, जो कि 800 से है। और इसी से हमारा प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर ए होगा। The following information is available for the year ended 31st December 2021. Revenue, opening inventory, closing inventory. The trader uses a markup of 60% on all purchases. What was the value of purchases for the year? अब देखें मार्कअप होता है, अब मार्कअप यूज करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड है, तो ना हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है ना हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स अभी, तो इट मीन्स मार्कअप इज यूजलेस। लेकिन देखिए रेवेन्यू दिया हुआ है, तो अगर मार्जिन दिया हुआ होता तो हम रेवेन्यू को अपने बेनिफिट में यूज कर लेते, क्योंकि मार्जिन होता है जीपी अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हम मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन तो उसके लिए सिंपली करना है मार्कअप डिवाइडेड बाय 1 प्लस मार्कअप, और फिर ये ओवरऑल आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। अब अगर आप उसको डायरेक्टली 60 लेते तो यार 100 प्लस मार्कअप भी आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। और डिनोमिनेटर को हम यहाँ इसलिए इंक्रीज करें क्योंकि मार्जिन देखिए मार्कअप से छोटा होता है, तो अगर हम डिनोमिनेटर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली फिर जो मार्जिन है वो छोटा आएगा। तो अब मार्कअप है 0.6, 1 प्लस मार्कअप 1.6 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते, तो ये आ रहा है 37.5%। या आप उसको नंबर में 0.375 ले लें।
तो 1400 का अगर मैं 37.5 या 0.375 निकालूँ तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब मेरा जो 5 to 5,000 है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। अब जीपी आता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल से। जीपी मेरा 5 to 5,000 है, रेवेन्यू मेरा 1400,000 है, कॉस्ट मुझे पता नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आई मीन। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो 1400,000 माइनस 525,000 हो जाएगा। तो दिस विल बी 875,000। अब देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स किस तरह आया होगा अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की इक्वेशन बना ले। तो ओपनिंग इन्वेंट्री पे परचेजेस ऐड की होगी और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री विद 48,000। कैरेज इनवर्स ऑफ परचेज रिटर्न ने गुड्स की ड्राइंग हमें नहीं दी हुई तो इसका मतलब वो नहीं है, तो हमें अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। तो अब 875,000 माइनस 140,000 प्लस 148,000 से हमारी परचेजेस आ जाएंगी। तो दिस विल बी 883,000। तो इसका आंसर डी होगा। The following information is available for a business for the year ended 31st March 2020. Non-current asset at cost at 1st April, provision for depreciation at 1 April, expenses paid by checks and cash, expenses prepaid भी है फिर ईयर एंड के, और ट्रेड रिसीवर्स ईयर एंड का दिया हुआ है। A provision for doubtful debt is to be created at 2% of trade receivables. Depreciation on NC is to be provided 20% per annum using the RPM. What was the total of expenses for the year? तो हमें दो तीन छोटे मोटे एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने और उनको ऐड करा के टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए एक तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, कोई इरिकवरेबल डेट भी नहीं दी हुई, ना कोई ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस का इशू है। तो इट मीन्स ये बस 25,000 पे हम 2% कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का एक्सपेंस आ जाएगा। डेप्रिसिएशन भी अच्छा हम निकाल लेते। अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे नेट बुक वैल्यू भी लगता है तो हम 62 माइनस 12 करेंगे, 50,000 आ जाएगा। अब डेप्रिसिएशन का सिंपली ये जो 50,000 है 20% लगा देंगे। 10,000 आ गया। और एक्सपेंसेस के लिए प्लस माइनस पे भी कर सकते हैं, लेकिन पेपर में बेहतर है कि रफ टी अकाउंट बना के करें। 42,200 बैंक होगा और इसका CD फिर 4600 होगा। तो डिफरेंस हमारी इनकम स्टेटमेंट की फिगर आ जाएगी। तो दिस विल बी 37,600। अब हमें एक्सपेंसेस का टोटल निकालना है तो 500 प्लस 10,000 प्लस 37,600।
तो दिस विल बी 48,100, तो इसका आंसर बी होगा। एक्स एंड वाई इन पार्टनरशिप, but do not have a partnership agreement. X introduced twice as much capital as Y and made a loan to the partnership. X insists he is entitled to the following. तो उसने पूछा X किस किस चीज़ को entitled है। इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल ही इज इन्वेस्टेड। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एग्रीमेंट नहीं हुई है तो अगर लोन उसने दिया हुआ है तो उस पर उसका 5% इंटरेस्ट बनता है, तो टू में तो वो एंटाइटल्ड है। और प्रॉफिट शेयर टू डबल ऑफ दैट वाई नहीं। इक्वल रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होता है। डी भी गलत है। नॉट टू बी इंटरेस्ट इन ड्राइंग, हाँ इस चीज़ को एंटाइटल्ड है। नो इंटरेस्ट। एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होता। तो उस पर जब पार्टनर इन चीज़ों को एंटाइटल्ड है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो वो सिर्फ 1 और 3 है, तो इसका आंसर बी होगा। 15 हमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिटायरमेंट का एमसीक्यू है। डी एन एल आर पार्टनर्स एंड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, हाउ विल द रेसिडुअल प्रॉफिट बी शेयर। तो अब यहाँ उसने नहीं पूछा कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट्स क्या है या कुछ ऐसा नहीं है, फिर सिंपली रेसिडुअल प्रॉफिट के दोनों के शेयर बता दें, दैट्स इट। तो हमें ग्रफ वर्किंग करके रेसिडुअल प्रॉफिट निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट 80,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर ले, अगर हम 3,000 पे 2,500 ऐड करें तो 5,500 हो जाएगा, ये माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड होगी 1,500, तो 80,000 माइनस 5,500 प्लस 15, तो दैट इज 76,000। तो ये रेसिडुअल प्रॉफिट है। अब दोनों के शेयर बता दें। डी का हो जाएगा 76,000 इंटू 3/4, और एल का हो जाएगा 76 इंटू 1/57,000। तो बस ए आंसर हो गया। W Limited made a loss for the year. The directors wish to increase the balance on the retained earnings account. उससे प्रॉब्लम ये होगी कि लॉस पड़ने से इसका रिटेन अर्निंग डिक्रीज हुआ होगा, इसलिए वो उसको इंक्रीज करना चाहते हैं। हाउ कैन दे डू दिस, इंक्रीज डिविडेंड पेड्स। इससे रिटेन अर्निंग डिक्रीज होगा, तो जिसमें वन है उसको कट कर दें। इशू ऑर्डनरी शेयर एट अ प्रीमियम। देखिए, जो शेयर हम प्रीमियम भी इशू करेंगे तो उससे शेयर प्रीमियम अराइज होगा, बट द प्रॉब्लम इज शेयर प्रीमियम इज अ कैपिटल रिजर्व, तो इसीलिए जिसमें 2 है उसको भी कर दें। और सोच रहे होंगे 3 कैसे हो सकता है। तो देखिए, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, ट्रांसफर फ्रॉम जनरल रिजर्व है। इट मीन्स अब इसमें हम जनरल रिजर्व को डिक्रीज करके जनरल रिजर्व से ट्रांसफर करेंगे और रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। और एक्चुअल कंपनीज एट टाइम से कर भी रही होती हैं कि वो जनरल रिजर्व से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर रही होती है। The following items were taken from the financial statements of a limited company during the period. Increase in trade receivable, increase in trade payable, loan repaid. What was the effect of these items? Effect of these items on the net cash flow inflow or outflow for the period. तो हमें इसमें ओवरऑल इनफ्लो या आउटफ्लो निकालना है। तो ऑब्वियसली ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो से आएगा, तो माइनस आउटफ्लो करेंगे पे नेट बेशक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो।
अब आप में से जो एक्सेल रेटेड के स्टूडेंट्स हैं और A2 का पेपर दिया है और उन्होंने काफ़ी लेजेंडरी क्वेश्चन भी फेस किया कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और उससे भी उनकी कुछ मेमोरीज होंगी, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, लोन रीपेमेंट की। तो उनके लिए तो ये एमसीक्यू बहुत इजी होना चाहिए, वो बड़े आराम से कर लेंगे। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट उन्होंने A2 में पढ़ा हुआ है तो उनके लिए तो एमसीक्यू बहुत ही ईजी है। अब जो सिर्फ एएस के स्टूडेंट है तो उन्हें लोन रीपेड तो समझ आ जाएगा कि आउटफ्लो होगा, क्योंकि हम लोन पे करेंगे तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। अब इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, देखिए इंक्रीज इन ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल जो है रिप्रेजेंट करता है टू बी पेड टू सप्लायर लेटर। तो जो मैं सप्लायर को बाद में पेमेंट करनी वो रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इंक्रीज ट्रेड ट्रेड पेबल हो रहा है तो इट मीन्स हम पेमेंट डिले कर रहे हैं सप्लायर को, और अगर हम किसी चीज़ की पेमेंट डिले करें तो हम पैसे अपने पास बचा रहे होंगे, तो मनी सेव विल बी मनी अर्न, तो इसलिए ये इनफ्लो होगा। तो जो पैसा बचाएंगे वो पैसा हमारा अपना, वो हमारे लिए इनफ्लो हो जाएगा। अच्छा, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। तो अब देखिए होता क्या है कि ट्रेड रिसीवेबल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इट मीन्स जो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर से, अमाउंट टू बी रिसीव फ्रॉम कस्टमर से वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब हमारा पैसा क्रेडिट कस्टमर्स पे फंसा हुआ है और क्रेडिट कस्टमर से हम पैसा वैसा निकलवा नहीं रहे। हो सकता है हमारी क्रेडिट पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट ना हो, या उन्हें ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, या उन्हें फॉलो अप नहीं दे रहे उनसे, तो दिस विल बी आउटफ्लो। तो वैसे तो एसेट का बढ़ना अच्छा होता है बिजनेस के लिए, हम कैश बेसिस पे, कैश बेसिस के, कैश के हिसाब से देखें तो दिस इज एन आउटफ्लो। तो हमें एसेट बढ़ रहा है या लाइबिलिटी बढ़ रही है उसके हिसाब से नहीं देखना, हमें कैश बेसिस पे देखना है हर चीज़ को, क्योंकि उससे नेट कैश फ्लो। तो ये सॉर्ट ऑफ थ्री स्टूडेंट्स A2 में पढ़ते हैं, लेकिन एएस वाले भी थोड़ा कॉमन सेंस इसको कर सकते हैं। -6000 +4000 -10,000, देखते क्या आता है। तो ये ओवरऑल -12,000 आए, तो 12,000 का आउटफ्लो होगा। The following information is available for a limited company at 1 April 2021. The balance of the retained earnings account was 858,000, और उसने retained earning मार्च 2022 की पूछी। It means this is opening। तो उसने कुछ ईयर एंड की ट्रांजेक्शन दी, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, देखे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट पेड फॉर द ईयर, ऑर्डनरी शेयर डिविडेंड्स पेड ऑन 31st March। The directors transferred 280,000 to a general reserve. They also issued 250,000 bonus shares of one each using the general reserve। और शेयर प्रीमियम अभी देखिए इसमें है नहीं, क्योंकि कोई शेयर प्रीमियम भी इशू होने की बात नहीं कर रहा, तो इट मीन्स उसने रिटेन अर्निंग से बोनस इशू नहीं किया। क्योंकि यूजुअली जल्दी में आप कर रहे होंगे तो आपको होगा क्या, बोनस इशू भी उसने रिटेन अर्निंग से करवाया, और बोनस इशू को अगर आप रिटेन अर्निंग से एडजस्ट करेंगे तो उसने उसके हिसाब से भी आंसर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन वो गलत आंसर है। जनरल रिजर्व से बोनस इशू किया, इट मीन्स वो रिटेन अर्निंग में एडजस्ट नहीं होगा। और इंटरेस्ट के बारे में ना उसने कोई ओपनिंग एक्रूवल, ओपनिंग या क्लोजिंग एक्रूवल्स नहीं दिए हुए, इट मीन जितना ड्यू था उसने पे कर दिया। तो पहले उसमें प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल लेंगे। तो ये सिंपली हो जाएगा 978 -100, तो ये हो जाएगा 878,000। अब हम इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस है 38 पॉजिटिव है, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर ऐड होगा। अगर आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन एडजस्ट करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, जो फाइनल प्रॉफिट है वो ऐड होता है रिटेन अर्निंग्स में। इस पे से पे जो डिविडेंड पे किया वो भी माइनस करें, फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी इस पे से माइनस होगा। बोनस इशू नहीं होगा, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हमारा रिटेन अर्निंग का फाइनल बैलेंस आ जाएगा। अब उसने चेंज नहीं, उसने बैलेंस पूछा है, तो इसमें तो क्लोजिंग बैलेंस ही निकालेंगे। 858 + 878
-150 -28, तो दिस इज 1306। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और चले गलत ट्रीटमेंट भी करके देख लेते, अगर मैं जैसे फर्दर बोनस इशू में माइनस करता 250,000 का, और उसने कहा है कि पार वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 250,000 का ही बोनस इशू हो। तो 1306 में 250 माइनस करूँ तो 1056 बी, तो फिर 1056 आएगा, और वो भी उसने दिया, बट दिस इज रॉन्ग। तो एमसीक्यूज में ना, अगर सिली मिस्टेक से बचना है तो एमसीक्यूज को केयरफुली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमसीक्यूज को पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, पढ़ें उसको आराम से, पेशेंटली पढ़ें। उसके बाद हो सकता है एमसीक्यू इतना बड़ा ना हो। व्हाट डज आरओसी मेजर फॉर द बिजनेस? एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट एसेट लायबिलिटीज। देखिए सबसे बेस्ट डी है, जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कैपिटल इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी से कैपिटल एम्प्लॉयड आता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड से बिजनेस प्रॉफिट जनरेट कर रहा है नहीं, ये दिखाता है आरओसी, तो इसलिए सब एलिमिनेट हो जाएंगे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एट द एंड, सेल्स ओपनिंग क्लोजिंग, द बिजनेस अप्लाइज अ मार्कअप ऑफ 20% और ऑल गुड्स। व्हाट वाज द इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज? तो यहाँ डेज में निकालना है, टाइम्स में नहीं निकालना है, का फॉर्मूला होता है। अब इसमें रिवर्ट्स में हो जाता है, तो उसमें होगा एवरेज इन्वेंट्री इंटू 365। तो वही जो जो नॉर्मली हम टाइम्स में रेशियो निकालते हैं, उसके लिए जो चीज़ें कैलकुलेट करनी वो हमें इसके लिए भी करनी पड़ेगी। तो एवरेज इन्वेंट्री तो आसान है, देखें 33,000 प्लस 27,000, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल बी 30,000। अब यहाँ देखिए मार्कअप के लिए अभी पिछले एमसीक्यू में ऊपर बात की थी, तो उसके लिए ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए, जो कि दोनों ही माशाल्लाह से हमें गिवन नहीं है। तो हम यहाँ भी मार्कअप को मार्जिन में चेंज करेंगे। लेकिन अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूँ, यहाँ मैं डायरेक्ट करूँगा, क्योंकि प्रीवियस किसी एमसीक्यू में मैं बता चुका हूँ। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2, 1 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो अब मसला क्या है कि इसका आंसर ना 16.67 आएगा, अगर आपको एक्यूरेट आंसर चाहिए, क्योंकि इस पर डेसिमल्स में आंसर आएगा। इसको हम यहाँ नंबर में ही छोड़ देंगे, 1/3। माई बेट, दिस इज 1/6। अगर सेल्स को मैं 1/6 लगाऊं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये होगा 50,000। अब 300 में से मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो 50 माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स किया होगा, तो 30,000 आ गया होगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को मान ले जाएंगे, 300 माइनस 50 हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स अब होगा 250,000। तो अब मेरे पास दोनों चीज़ें इस रेशियो को निकालने के लिए, तो अब हम ज़रा फाइनल काम कर लेते हैं। तो एवरेज इन्वेंट्री है अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स है इनटू 365। तो ये आएगा 43.8। देखिए 48.3 दिया नहीं, इसको राउंड अप, वैसे ही राउंड अप करना पड़ता है, तो आपका 44 होगा, क्योंकि डेज में राउंड अप करना पड़ता है। वैसे अगर डेसिमल के बाद 5 या अब वैल्यू है।
22 प्रॉब्लमेटिक एमसीक्यू है, और उसका रीज़न ये कि एक तो ये एमसीक्यू ट्रिकी है और उस पर डेसिमल्स का इशू है। तो इसलिए इसको मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हो सकता है आप में से बहुत से लोग या कुछ लोग 22 में इंटरेस्टेड भी ना हो सच, तो इसीलिए हम पहले बाकी एमसीक्यूज कर लेंगे, उसके बाद 22 करेंगे वापस आके अटेम्प्ट। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स अ फिक्स कॉस्ट? पार्ट दैट स्टेज द सेम एंड अ पार्ट दैट चेंजेस आउटपुट इंक्रीजेस। ये तो होगा नहीं क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। जो फिक्स पार्ट है वो सेम रहेगा, जो वेरिएबल पार्ट है वो चेंज हो जाएगा, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। द सेम कॉस्ट पर यूनिट, ये भी गलत होगा। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट लेवल के साथ चेंज हो जाती है, टोटल में सेम रहती है मार्जिनल में। द सेम टोटल कॉस्ट फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट, ये हो सकता है। द सेम टोटल कॉस्ट फॉर आउटपुट विद इन अ रेलिवेंट रेंज। तो एक रेलिवेंट रेंज तक, एक स्पेसिफिक आउटपुट लेवल तक फिक्स कॉस्ट आपकी सेम रहती है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है। तो डी इज मोर एक्यूरेट देन सी, तो इसका आंसर डी होगा। व्हाट विल रिजल्ट इन अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स? तो एक्सपेंडिचर में तो देखिए आपको पता होना चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन लिख भी देता हूँ कि उसको सॉल्व करने को है नहीं। अब देखिए अंडर एब्जॉर्ब का मतलब ये होगा, उसमें अंडर एब्जॉर्ब का है तो इसका मतलब आपके एब्जॉर्ब जो है वो एक्चुअल से कम है। तो इस तरह याद रखें, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब है कि एब्जॉर्ब इज लेस देन द एक्चुअल। और या तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड्स आर मोर देन द ओवरहेड एब्जॉर्ब। तो एक्चुअल लेस नहीं, एक्चुअल ज़्यादा होता है। जब एब्जॉर्ब एक्चुअल से कम होगा या एक्चुअल एब्जॉर्ब से ज़्यादा होगा तो ओवर एब्जॉर्ब हो रहा है, तो सी या डी में से आंसर होगा। अब हो सकता है आप लोग यूनिट्स प्रोड्यूस के उसमें सोच रहे हो, एंड दिस इज एज्यूम्ड एज एन एक्टिविटी हेयर, कि मशीन आवर या लेबर आवर फेमस एक्टिविटीज है एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन यहाँ उसने यूनिट्स एक्टिविटी के तौर पे दिया। अब यूनिट्स प्रोड्यूस को देखिए आपको अगर समझना है तो उसको इस तरह समझे कि ओवर एब्जॉर्ब निकाला कैसे जाता है। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। तो देखिए एक चीज़ आप समझ सकते हैं, अगर एक्चुअल यूनिट्स हमारे बजटेड से, देखिए अगर एक्चुअल यूनिट्स कम है और उसको हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई करा के हम ओवरहेड एब्जॉर्ब निकालेंगे, तो इजंट इट हमारा ओवरहेड एब्जॉर्ब हमारा ओवरहेड एब्जॉर्ब डिक्रीज हो जाएगा। और अगर एक्चुअल यूनिट ज़्यादा है बजटेड से, तो चांसेस है कि हमारे ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो ज़्यादा आएंगे, एक्चुअल का एक्सीड कर जाएंगे, ओवरहेड एब्जॉर्ब की वैल्यू ज़्यादा आएगी। अब अगर ये डिक्रीज होता है तो ओवरहेड एब्जॉर्ब आपका डिक्रीज होगा। तो एक्चुअल लेस देन बजटेड होगा, अगर एक्चुअल यूनिट्स जो है वो बजटेड से लेस है तो उससे ओवरहेड एब्जॉर्ब गिर जाएगा आपका। तो इसका आंसर सी होगा। कंपनी हैज़ रिसीव एन ऑर्डर टू सप्लाई 3000 पेयर्स ऑफ सेफ्टी ग्लासेस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन। अब उसके पास कुछ बचा नहीं तो उसने सेफ्टी ग्लासेस और चश्मे पे ही एमसीक्यू बना दिया। खैर, रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग फॉर 50 पेयर्स। इट मीन्स ये 4.2 जो है 50 पेयर्स की कॉस्ट है। मसला ये कि उसने कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस ऑर्डर, तो इट मीन्स हमारी हर कॉस्ट जो है वो 3000 के हिसाब से होनी चाहिए। रॉ मटेरियल के साथ कुछ नहीं कह रहा है, ऑर्डर सेटअप के साथ कुछ नहीं कह रहा है, और डायरेक्ट लेबर के साथ कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब ये कॉस्ट तो 300 पेयर्स के हिसाब से। अब प्रॉब्लम इसमें आती है पैकेजिंग फॉर 50 पेयर्स पे। तो अब मसला ये कि एक स्टूडेंट ने, जब मैं उसको ये पेपर करवा रहा था तो उसने कहा था कि सर अगर हम 4.2 को डायरेक्टली 3000 से कराते तो सर हमारी पैकेजिंग कॉस्ट आ जाएगी 3000 की। बट दैट्स रॉन्ग, बिकॉज ये 4.2 अब पर पेयर नहीं है, ये पर 50 पेयर है। इसके दो तरीके। देखिए अगर आप 4.2 को डिवाइड कर दे 50 से तो पर पेयर कॉस्ट आ जाएगी आपकी।
$0.084 पर पेयर आ जाएगा। फिर 0.084 को अगर हम मल्टीप्लाई करा दें 3000 से, तो फिर हमारी पूरे 3000 पेयर्स की पैकेजिंग कॉस्ट आ जाएगी। 0.084 इंटू 3000, दैट इज़ 252। ये तो मेथड बने, ये पैकेजिंग के लिए कर रहा हूँ, सही है। एक और तरीका भी है अगर आप ये नहीं करना चाहते तो। देखिए 4.2 की जो आपकी कॉस्ट है वो 50 पेयर्स के लिए, तो 3000 पेयर्स के लिए कितनी पैकिंग कॉस्ट हो जाएगी, तो आप एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए होगा 4.2 इंटू 3000 होगा, 4.2 को अगर 3000 से करवाएं सो दैट विल बी 12,600। 12,600 इज इक्वल टू 50x। 12,600 को अगर आप 50 से कर दें तो x आ जाएगा। 12,600 को 50 से करें तो देखिए आपका वही x इज इक्वल टू आया। तो जिस अप्रोच के साथ आप कंफर्टेबल है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट लेबर एट 8 पर डायरेक्ट लेबर आवर, इट मीन्स जो भी इस ऑर्डर के लेबर आवर्स हैं उससे 8 को मल्टीप्लाई किया होगा तो 800 आया होगा। तो अगर मैं यहाँ 800 डिवाइड बाई 8 कर दूँ तो लेबर आवर्स आ जाएंगे। ये हो सकता है मैं कहीं और काम है इसलिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 800 डिवाइड बाई 8 इट विल बी टू 100 लेबर आवर्स। अब फिक्स कॉस्ट मसला है कि उसने उसके सिर्फ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट दे दी, फिक्स कॉस्ट नहीं दिया। अब हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को इस प्रोडक्ट, इस ऑर्डर की जो एक्टिविटी जो कि लेबर आवर्स है, कि लेबर आवर्स के हिसाब से फिक्स कॉस्ट हम चार्ज कराएंगे। अगर मैं 6.25 को के 100 लेबर आवर से करवा दूँ तो मेरी फिक्स कॉस्ट भी, ऑर्डर की फिक्स कॉस्ट भी आ जाएगी, यानी इस ऑर्डर में फिक्स कॉस्ट अपॉर्शन हो जाएगी या चार्ज हो जाएगी। तो दैट विल बी 625। अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी 975 प्लस 252 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 625। 975 प्लस 252 प्लस 800 प्लस 100 प्लस 6। तो दैट विल बी 2752, तो इसका आंसर डी होगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे आगे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी स्टूपिड फार्मूलाज लिखे हैं कंफ्यूज करने के लिए। कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट अ यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ ये एमसीक्यू भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन इस ये है कि छोटा है तो उसको हम अभी इस पे बात करेंगे। देखने में तो ये नॉर्मल एमसीक्यू, लेकिन इस पे थोड़ा इनके साथ इशू है। सेलिंग प्राइस डायरेक्ट with derivative, the direct material has agreed to increase the trade discount from 10% to 20%। अच्छा, व्हाट इज द न्यू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब एक चीज़ तो उसने बताई नहीं कि ये जो 45% है, सही है। तो एक तो पता नहीं 45 में से जो करंट 10% का डिस्काउंट है वो एडजस्टेड है या नहीं है, पहला मसला तो ये। तो अगर वो कुछ नहीं बोल रहे तो नॉर्मली जम्पशन ये होगी कि वो 45 ऑलरेडी एडजस्टेड होगा उस करंट 10% के ट्रेड डिस्काउंट के लिए। तो अब हमें इसमें करना क्या चाहिए, 105। अब ट्रेड डिस्काउंट को हम 10% से बढ़ा रहे, इट मीन्स हमारी मटेरियल कॉस्ट 10% से डिक्रीज हो जाएगी। तो 45
का जो 10% है वो 4.5 होगा। 45 में से आप 4.5 माइनस करें, सो दिस विल बी 40.5। और लेबर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो अब 105 माइनस 40.5 माइनस 30। अब आंसर 34.5 आ रहा है। ये देख के हम लोग खुश भी हो जाएंगे कि चले सी है। लेकिन अब एक्चुअली इसकी मार्क्स की में प्रॉब्लम क्या है। अब मार्क्स की में देख ले, 27 का आंसर डी है। सही है। अब वो कह रहा है कि 35 आंसर है। चले फिर हम ये भी एजम्पशन कर लेते कि चले 45 पे से जो है वो 10% ट्रेड डिस्काउंट भी एडजस्टेड नहीं था। अब 45 में से डायरेक्टली हम 20% ही माइनस करेंगे। 45 को 20% 9 होगा। 45 माइनस 9 36 होगा। 39। तो अब उससे भी देखे आंसर नहीं आ रहा। अब चले दोनों तरह से एजम्पशन कर ली, नहीं आया। अब ये देख लेते कि 35 आया कैसे होगा। 105, डायरेक्ट मटेरियल को x रखते हैं और 30। तो अब 35 माइनस 105 प्लस 30 से देखते हैं मटेरियल कॉस्ट आती क्या है। 35 माइनस 105 प्लस 30, तो इससे आएगा 40। और करंट 45 है, तो 45 माइनस 40 करें तो 5 आएगा। अब हमें देख लेते हैं कि 5 जो है वो उसका कितना परसेंट बनता है 45 का। क्योंकि ये जो हमने डिस्काउंट, ये जो हमने 5 है, ये हमने 45 पे कैलकुलेट किया होगा ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज लगा के। तो आप देखिए इसकी परसेंटेज 11.11 समथिंग आएगी। तो इजंट इट, जो वो चीज़ कह रही है तो उसके अगेंस्ट जा रही है। तो होना सी ही आंसर चाहिए। तो एग्जामिनर की चॉइस दी है और देखिए डी को मैंने प्रूव किया है। अब अगर 11.11% डिस्काउंट बन रहा है, यानी 45 का अगर मैं 5/45 का 45 का अगर मैं 1/9 निकालूँ तो 5 आएगा जाके। और 1/9 जो है वो 11/1% है, तो 11 1% तो डिस्ट्रेट डिस्काउंट हो ही नहीं सकता। फ्रॉम 10 to 20। तो एग्जामिनर अपनी ही चीज़ के अगेंस्ट आप देके जा रहा है। जो उसने आंसर चूज किया है, वो उसके खुद ही जो उसने सिनेरियो दिया क्वेश्चन में, वो उसी चीज़ के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसीलिए सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल एमसीक्यू, ये आपका थ्रेशोल्ड में एडजस्ट होने का मसला नहीं है। लेकिन मैंने कहा हर तरह से तसल्ली करवा दे आप लोगों की। द फिक्स कॉस्ट ऑफ अ बिजनेस इंक्रीज, ऑल अदर रेवेन्यू कॉस्ट रिमेन अनचेंज, व्हाट हैपेंस इफ आउटपुट इज अनचेंज्ड। देखिए कंट्रीब्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिक्स कॉस्ट अगर चेंज होती है तो कंट्रीब्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो नो चेंज होगा। हाँ, फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। अब ब्रेक इवन का देखिए क्या सीन हो। अब देखिए आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ब्रेक इवन बढ़ जाएगा, तो ब्रेक इवन ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, चाहे यूनिट्स हो चाहे रेवेन्यू, सेल्स माइनस ब्रेक इवन होता है। तो अब आपके ब्रेक इवन इंक्रीज होगा तो देखिए आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज हो जाएगा। तो नो चेंज, ब्रेक इवन इंक्रीज होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिक्रीज होगा, तो इसका आंसर सी होगा। बहुत ही ईजी एमसीक्यू।
अगर थोड़ा आपको ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सही से आइडिया है तो चल नहीं है। A business manufactures three type of products which all use the same material. The following information is available. Selling price, direct variable contribution, direct materials in short supply. In which order should the products be manufactured to maximize profits? The business manufactures three type of products which all use the same material. The following information is available. Selling price, material, labor, variable overhead contribution. Direct material is in short supply. It means material is the limiting factor. In which product should the orders be manufactured to maximize profit? तो इसमें हमें कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना होगा, यानी कंट्रीब्यूशन पर मटेरियल का जो भी यूनिट है, किलो मीटर सेंटीमीटर। मसला है कि ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये कॉस्ट पर यूनिट है। एक यूनिट में कितना मटेरियल यूज होता है, मटेरियल पर यूनिट क्या है वो नहीं है। तो उसमें वो एक आसानी कर सकते हैं, एज्यूम अब इसने ये भी नहीं बताया बस में मटेरियल किलोज में है या मीटर में है या लीटर में, किस चीज़ में, या मीटर स्क्वायर में है या सेंटीमीटर में। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कॉस्ट पर मटेरियल बना हो, चलो किलोज का यूनिट एज्यूम कर लेते हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका मटेरियल किलोज में है और पर किलो कॉस्ट 1 है, और ये पर यूनिट 56 दिया हुआ है। तो उसने देखे 56 निकाला कैसे होगा, 1 को जितना भी किलोज रिक्वायर्ड उससे मल्टीप्लाई कराया होगा तो फिर 56 आया होगा। इट मीन्स एक यूनिट में 56 किलो यूज़ हो रहा होगा। तो अगर हम ये एजम्पशन कर लें तो जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है वो एक तरह से किलोज पर यूनिट भी हो जाएगा। अब हम एक्स वाई और जी के आराम से के पर किलो या मटेरियल निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखिए उसने दिया हुआ तो हमें हमारी उठाने की जरूरत नहीं है। 41 को डिवाइड कर देंगे, जो मटेरियल है 56, 41 डिवाइड बाई 56 ये होगा 0.73। इसी तरह ये होगा 56 डिवाइडेड बाई 68, ये हो जाएगा 0.82। इसी तरह जी के लिए 55 डिवाइडेड बाई 90, ये हो जाएगा 0.6। अब जिसका कंट्रीब्यूशन पर किलो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर ज़्यादा है उसको हम प्रायोरिटाइज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्स का है, फिर वाई का है, नहीं पहले वाई का है, फिर एक्स का है, फिर जी का है। दिस इज़ वाई नॉट एक्स, ये एक्स है। वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, तो इसका आंसर बी होगा। अब 30 हमें करना नहीं क्योंकि बजटिंग की थ्योरी अब जो है वो एस से रिमूव हो गई है। लेकिन अब जो एक एमसीक्यू हमने वो सुपरवाइजर्स और मशीन ऑपरेटर वाला छोड़ा था वो अब हम करेंगे, अब उस पर हम बात करेंगे ज़रा। तो उस पर हमें अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये एमसीक्यू 22 था, हम थोड़ी सी इसमें हम बात करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले वो पूछ रहा है बिजनेस एम्प्लॉयज मशीन ऑपरेटर्स, ईच मशीन ऑपरेटर्स टू वर्क 36 आवर्स अ वीक, वन आउटपुट टेक्स 4 आवर्स ऑफ लेबर। It also employs supervisors who can each supervise 10 machine operators. Production is currently 1140 units a week. How many more units can be produced each week before the company needs to employ an extra supervisor? तो इसको हमें इस चीज़ को वन बाय वन अप्रोच करना होगा। अब इस एमसीक्यू में हम क्या करेंगे, each machine operator works 36 hours a week. One unit of output takes 4 hours of labor. It also employs supervisors who can each supervise 10 machine operators. Production is currently 1140 units a week. How many more units can be produced with each week before the company needs to employ an extra supervisor? यानी करंटली जितने भी सुपरवाइजर होंगे
उनके होते हुए और कितना एक्स्ट्रा यूनिट्स हम बनवा सकते हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उस पर मैं वन बाय वन चीज़ों को अप्रोच करना होगा। देखिए अगर हम एक यूनिट बनाने में 4 आवर्स लगते हैं और एक वर्कर 36 आवर्स काम करता है, तो अगर मैं 36 को 4 से डिवाइड करूँ, तो एक वर्कर जो है वो 9 यूनिट, एक ऑपरेटर 9 यूनिट्स बनाएगा, 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स पर ऑपरेटर। तो अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, यूनिट्स और सुपरवाइज़र। अब देखें, 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स एक सुपरवाइज़र बना सकता है। तो अगर हमारे यूनिट्स अभी 1140 हैं, तो हमें कितने, सॉरी, मशीन ऑपरेटर, माय बैड, ऑपरेटर। तो 9 यूनिट्स एक ऑपरेटर, 9 यूनिट बनाते हैं, तो अगर 1140 यूनिट्स है तो उसके लिए कितना ऑपरेटर रिक्वायर्ड होंगे। तो अब देखिएगा प्रॉब्लम ये आएगी, 9x = 1140, x = 1140 डिवाइड बाई 9। अब अगर आप 1140 का डिवाइड बाई 9 करें, तो अगर हम फ्रैक्शन में लिख ले तो 380/3 है। और 380/3 का अगर हम नंबर निकालें तो 126.66667 आएगा। तो एक तो अगर उसे ऐसा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू बनाना था, तो उसमें इतने डेसिमल्स की पख रखनी नहीं चाहिए थी। ऑब्वियसली नंबर ऑफ वर्कर्स को कैसे राउंड ऑफ करें, नंबर ऑफ वर्कर्स में तो उसे एग्जैक्ट होल नंबर ऐसा वैल्यूज रखनी चाहिए थी कि जिससे होल नंबर्स में नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आते। तो चले एज्यूम कर लेते 127 है। एजम्पशन तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा चॉइस नहीं। 126.67 ऑब्वियसली 27 होगा। अब देखिए एक बात लिखी हुई, सुपरवाइजर्स की एक्चुअली कैलकुलेशन करना रिक्वायर्ड नहीं है। इट एम्प्लॉयज सुपरवाइजर्स हु कैन ईच सुपरवाइज 10 मशीन ऑपरेटर्स। तो एक सुपरवाइजर जो है वो 10 ऑपरेटर्स को देख सकता है। तो करंटली अगर हमारे पास 127 ऑपरेटर है और एक सुपरवाइजर 10 को देखता है, तो इट मीन हमने लास्ट सुपरवाइजर आफ्टर 120 यूनिट्स रखा होगा। तो हमने 120 यूनिट्स का सुपरवाइजर रखा होगा, वो अभी सिर्फ 7 वर्कर्स को देख रहा है। तो अगर हम देखें 3 वर्कर्स और रख ले, तो उन्हें भी करंट सुपरवाइजर ही हैंडल कर लेगा। जो हमारा लास्ट सुपरवाइजर है वो इन 3 और वर्कर्स को हैंडल कर सकता है। उसके बाद हमें नया सुपरवाइजर लाना होगा, क्योंकि अगर हम 3 वर्कर्स और रख लें, तो जो सुपरवाइजर है, जो सबसे रिसेंट जो लास्ट सुपरवाइजर है, तो 7 की जगह 10 वर्कर देखने पड़ेंगे। और 10 सुपर वर्कर्स ऑपरेटर्स को देखना एक सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, या वो मैनेज कर सकता है। तो 3 तो देखिए आंसर नहीं होगा, 3 एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं, 3 नंबर ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयज होंगे। और एक वर्कर बना सकता है 9 यूनिट, जो कि हमने 36/4 किया था। तो अगर मैं 3 को 9 से करा दूँ तो ये 27 आएगा। अब आप लोग कहेंगे कि 27 तो है नहीं आंसर में। देखिए 27 से क्लोजेस्ट कौन सा है, वो 30 है। तो फिर जो नियरेस्ट आंसर है वो लेना पड़ेगा, वो बी होगा। और चले अगर मैं 126 लूँ, तो उसके बाद 4 वर्कर रखे जा सकते हैं। अगर मैं 4 को 9 से करूँ तो 36 आएगा। 36 यहाँ किसी ऑप्शन में गिवन नहीं है।
ऑस्फॉक मुझे भी लगा था कि पता नहीं ये बी सही होगा या नहीं, लेकिन अगर हम मार्क्स स्कीम में देखें तो 22 का फिर 22 का फिर बी है। तो इट मीन्स हमें क्लोजेस्ट चूज करना था, एग्जैक्ट तो देखिए डेसिमल्स की वजह से नहीं आएगा। तो ऐसा एमसीक्यू को इतना बनाने का शौक है, उतना ओवर स्मार्ट बनने का शौक है, तो फिर आई थिंक सो इतना डेसिमल्स में कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। और नंबर ऑफ सुपरवाइजर वो डेसिमल में लेने पड़ रहे हैं मैं राउंड ऑफ करके, तो दैट डजंट मेक मच सेंस। तो ऑब्वियसली ऐसा एमसीक्यू मेजोरिटी से नहीं होगा, थ्रेशोल्ड में एडजस्ट होएगा। लेकिन इसको एक हद तक सॉल्व करके पॉसिबल था सॉल्व करना, और क्लोज आंसर चूज करना पॉसिबल था, जो कि करेक्ट भी है। तो इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया आप लोग। पेपर में तो एक ऐसा एमसीक्यू नहीं समझ आ रहा, दूसरे करें, इसे एक एमसीक्यू में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, वर्थ इट नहीं है बिल्कुल भी।